नमस्कार। सीजीएंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत पर आपातकाल थोपा और कैसे जनता ने इसकी लड़ाई लड़ी। हम 1975 से लेकर के 1977 तक के हर उस घटनाक्रम पर हम आज बात करेंगे जो देश के लिए जानना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं 12 जून 1975 से, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक फैसला दिया। चूंकि आपने चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जिसकी आप दोषी पाई जाती हैं, इसलिए आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और अगले 6 सालों तक आप प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ठीक इस फैसले के 14वें दिन यानी कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर उस समय के राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगा दी। देश में इमरजेंसी की घोषणा रात में हुई, जब पूरा देश सो रहा था। किसी को पता नहीं था कि देश में आखिर क्या उठापटक चल रही है। जब जनता सुबह उठी तब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें संबोधित किया, राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया और उन्होंने तब देशवासियों को यह बताया कि देश में इमरजेंसी लागू की गई है। सवाल यहां यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चूंकि 6 साल वो सत्ता से बाहर रहती, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया, तो क्या वो इस बौखलाहट से उन्होंने इमरजेंसी लगाने की घोषणा की, या वो सत्ता में बनी रहना चाहती थी इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई? जी नहीं, इसके पीछे की स्टोरी ही कुछ अलग है। देश में इमरजेंसी लगाने की जो इनसाइड स्टोरी है उसकी कहानी ही अलग है। शायद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये अच्छे से जानती थी कि अब वो अगले 6 सालों तक भारत देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी और वो सत्ता से बाहर रहेंगी, जिसे वो मंजूर नहीं कर पा रही थी, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और इस बौखलाहट में उन्होंने ये सोचा कि मैं सत्ता में बने आखिर किस वजह से रहूं, ऐसा कोई तो उपाय होगा जिस वजह से मैं सत्ता में बने रहूं। तो इसकी जो पटकथा थी इमरजेंसी लगाने की, वो इमरजेंसी लगने के 6 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। हम बात करते हैं 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगने के ठीक 6 महीने पहले की। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर रे, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि क्यों ना देश में इमरजेंसी लगाई जाए और इमरजेंसी के बाद जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं, जो हमारे लिए मुखर होके बोलते हैं, जो हमारे लिए गलत, हमारे लिए जो गड्ढा खोदते हैं या जो हमारे लिए हमारे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, उन नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जाए और एक ऐसा सिस्टम लागू किया जाए जिसमें सारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो और आप देश की प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति बन जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये तो बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो सुझाव बहुत अच्छा है, इस हिसाब से तो मैं अगले 6 सालों तक देश की राष्ट्रपति बन सकती हूँ और सारी शक्तियां जो हैं वो मेरे पास रहेंगी। सोचिए, उस समय भी कांग्रेस सत्ता में बने रहने की लालची थी और उस समय भी गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ देश पर राज करना चाहता था। उस समय भी गांधी परिवार को देश के विकास, राष्ट्र हित, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह बात इतनी जची कि उन्होंने अपने करीबियों को बुलाया, उन्होंने अपने जितने भी भरोसेमंद नेता हैं उनको बुलाया और कहा कि ये एक सुझाव है, इस सुझाव पर मैं चाहती हूं कि आप सब लोग बैठिए, बातचीत करिए, सोचिए, विचारिए और ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारी संवैधानिक शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित कर दें और राष्ट्रपति को हम देश का सबसे सर्वोपरि बना दें।
अब चूंकि कांग्रेस के नेता थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी थे, वफादार थे, चापलूस थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नाराज कैसे करते। तो उन्होंने इस पर बैठ करके विचार विमर्श किया और एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज का नाम था अ फ्रेश लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब था कि जो संविधान बना है उसमें एक बार फिर से पुनर्विचार और उस पर सुझाव। एक बात गौर कीजिएगा, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। उस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तब जाकर के हमारा संविधान बना और उसे 1950 में लागू कर दिया गया। अब चूंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता पे बने रहना है, तो वो 25 साल बाद इस संविधान को उलट पुलट करना चाहती थी। उस दस्तावेज में उनके करीबियों ने 3 सिफारिशें लागू की या 3 सिफारिशें लिखी। पहली सिफारिश थी कि प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट की जो शक्तियां हैं वो खत्म कर दी जाती हैं और कानून बनाने का अधिकार, बजट पास करने का अधिकार और इसके अलावा जो अन्य शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित की जाती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे से मालूम था कि यदि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की जाएंगी तो आगे जाकर के वो देश की प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बन जाएंगी और फिर सारी शक्तियां उनके पास होंगी। और दूसरी सिफारिश थी कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सारे संवैधानिक पदों की शक्तियां जो हैं वो सीमित कर दी जाए। और तीसरा था कि भारत देश में जुडिशरी ऑफ काउंसिल जो है उसकी स्थापना की जाए। उस काउंसिल के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट और बाकी स्टेटों के हाई कोर्ट वो उस काउंसिल के अधीन आते और उस काउंसिल पर जो नियंत्रण होता वो किसका होता, सरकार का होता। और सरकार में उस समय सर्वोपरि कौन होता, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस समय कौन होता, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि इतना सब करने के बाद हम संविधान में एक संशोधन लेकर के आएंगे और उस संविधान संशोधन के तहत जब विपक्ष के नेता अदालतों के चक्कर काटेंगे तो उनकी सुनवाई न हाई कोर्ट में होगी और न सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही वो तो सरकार के अधीन है और सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और सरकार का सर्वोच्च जो पद है या सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास थी, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति कौन, इंदिरा गांधी। तो उनको लगा रे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। उस समय भी जिस समय आपातकाल लगा देश में, आपातकाल के समय भी बहुत से ऐसे इतिहासकार थे और बहुत से ऐसे निर्भीक पत्रकार थे जिन्होंने आपातकाल के पहले और आपातकाल के समय भी भारत में जो भी गतिविधियां चल रही थी उन सभी को प्रेस के माध्यम से उन्होंने वो सामने लेके आते थे। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करी तो सबसे पहले उन्होंने रात में दिल्ली के उन क्षेत्रों की लाइट काटी जहां पर पेपर प्रिंट होते थे। यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल में सबसे पहले उन्होंने टारगेट बनाया प्रेस को और उसकी मेंबरशिप लागू की कि अब कोई भी खबर तभी छपेगी जब उस खबर में इनकी सहमति होगी। मतलब उन्होंने प्रेस को बांध के रख दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टारगेट किया आरएसएस को। 4 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस को बैन कर दिया क्योंकि आरएसएस एकमात्र वो संस्था है जो शुरू से बिना हल्ला किए, बिना सामने आए, देश के लिए चुपचाप काम पहले भी करती थी, आज भी कर रही है। और आरएसएस इसीलिए पहले भी कांग्रेस को खटकती थी, आज भी कांग्रेस को खटकती है। इसके बाद तीसरा टारगेट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो उनकी सरकार के लिए खतरा हैं, जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, उन सभी नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया जाए और ना उनसे उनकी मंशा पूछी जाए, ना उनसे उनका अपराध बताया जाए, ना उनको इस बारे में जानकारी दी जाए, बस सीधे उठाइए और जेल में डाल दीजिए। तो उस आपातकाल के दौरान
अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जो इस समय हमारे रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से ऐसे दिग्गज नेता थे जो आपातकाल के समय, इंदिरा गांधी के समय जब उन्होंने आपातकाल लगाया था तो इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डलवा दिया था। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने तो कुछ लोगों को माता पिता के अंतिम संस्कार की और अंतिम दर्शन की अनुमति भी नहीं दी थी। ये था कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तानाशाह रवैया। जब 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, उन्होंने कहा कि अब तो ये बहुत लड़ाई हो गई, मैं कैसे भी करके लड़ नहीं पा रही हूं। आरएसएस, चूंकि आरएसएस पे बैन होने के बाद भी वो भूमिगत होकर के अपना काम कर रही थी, जनता भी मुखर थी, कई आंदोलन हो रहे थे, बहुत से ऐसे काम हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन सब से लड़ नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि वो सत्ता की भूखी थी, वो सत्ता पे बने रहना चाहती थी। तो उनके जो करीबी थे बीके नेहरू, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि आपने जो इमरजेंसी लगाई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, तो क्यों ना आप इस समय का सदुपयोग करें, इस समय को कैश करें, क्योंकि इस समय आपके पास 2/3 बहुमत है और इसके सहारे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उस संविधान संशोधन के जरिए सारी शक्तियां हम राष्ट्रपति को दे सकते हैं और आप भारत देश की आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकती हैं। सोचिए, उस समय भी कांग्रेस में ऐसे चापलूस नेता थे जिनके लिए देश पहले भी नहीं था पहले और आज भी पहले नहीं है। अब चूंकि 6 महीने पहले, इमरजेंसी लगने के 6 महीने पहले इंदिरा गांधी बखूबी जानती थी कि वो देश की प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगी, तो इसलिए उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठीक 6 महीने बाद इमरजेंसी लगाई और लगाने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा था कि विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डाल दीजिए, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करिए, प्रेस की आजादी छीन लीजिए, मेंबरशिप लागू कर दीजिए, आरएसएस पर बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शब्दशः वैसा ही किया जैसा उनको सलाह दी गई थी। अब यहां पर यह बात आती है कि जिस समय 1977 में चुनाव कराने की जब घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तो विपक्ष बहुत खुश हुआ और वो एकजुट होकर के चुनाव के प्रचार में या चुनावी रैलियों में उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उस समय जब चुनाव की रैलियां हुआ करती थी, काफी भव्य हुआ करती थी। आज की चुनावी रैलियां तो काफी तामझाम के साथ होती हैं, लेकिन पहले केवल माध्यम बोलना होता था और उस समय जनता जो है वो अपने चहेते नेताओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार होती थी। लेकिन चूंकि उस समय आपातकाल से सभी लोग त्रस्त थे, इसलिए सबने विपक्ष का साथ दिया और भव्य चुनावी रैलियां हुई। इन चुनावी रैलियों को हमारे आज के दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। देश में जब इमरजेंसी लगी, तो उस इमरजेंसी के दौरान जब उनको ये सुझाव दिया गया कि आप देश में एक नया राष्ट्रपति सिस्टम लागू करिए, जिसके तहत आप एक नई प्रणाली ला करके काम कर सकती हैं और सारी शक्तियां आप केंद्र को दे दीजिए, राज्यों की सरकार को आप कमजोर कर दीजिए और आप फुल फ्लैश जो है देश की मुखिया बन सकती हैं। उन्हीं में से एक नेता थे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। वो उस समय हरियाणा के जो स्वर्ण सिंह थे, वो उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबके सामने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम ये चुनावी जो मुद्दे हैं उनको एक किनारे करते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जिस सिस्टम के तहत हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आजीवन भारत का प्रधानमंत्री या आजीवन भारत का राष्ट्रपति बना देते हैं। चूंकि वो प्रधानमंत्री को बहन कह के बुलाते थे, तो उन्होंने अपने दस्तावेजों में, उन्होंने अपने आदेश में, उन्होंने अपने पत्र में ये चीज लिखी कि हम चाहते हैं कि बहन को भारत का आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया जाए। और कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती भी यही थी कि देश में केवल एक पार्टी, एक सत्ता हो और वो पार्टी हो कांग्रेस की, जो आजीवन भारत पे राज करे और जिसका मुखिया केवल गांधी परिवार हो। अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। सोचिए, यदि ऐसा हो जाता तो आज जो भारत की स्थिति है वो शायद ऐसी नहीं होती।
इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दस्तावेज बनकर के आए, जो 3 सिफारिशें लागू की गई, उन सिफारिशों को लेकर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन सिफारिशों को भेजा कहां। उस समय जो जुडिशरी लॉ कमीशन ऑफ जुडिशरी के चेयरमैन थे उस समय, जस्टिस पीवी गजेंद्र गढ़कर, उनके पास उन्होंने भेजा और कहा कि हम चाहते हैं कि आप संविधान में संशोधन करिए और राष्ट्रपति में जो सारी सर्वोच्च शक्तियां हैं वो आप राष्ट्रपति को दे दीजिए। जस्टिस साहब ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि संविधान में संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है यदि वो राष्ट्रहित में हो, और यदि इस तरीके का निर्णय यदि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आपस में बैठ के लेंगे और उसको जनता पे थोपेंगे तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कुल मिलाकर के जस्टिस गढ़कर का ये पत्र प्रधानमंत्री को कुछ हद तक रोकने का काम किया। अब प्रधानमंत्री को लगा कि अरे अब इधर तो मेरी बात बनी नहीं, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने संविधान में एक 42वां संशोधन करवाया और उस 42वें संशोधन के तहत उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां थी वो सीमित कर दी गई। सोचिए, सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कितना दिमाग लगाया कि मैं कैसे प्रधानमंत्री ना सही तो राष्ट्रपति ही बन जाऊं, कैसे सत्ता मेरी मुट्ठी में आए और देश को सिर्फ मैं चलाऊं। और उन्होंने ये भी निर्णय दिया कि जब सरकार कोई निर्णय करे तो उस निर्णय पर कोई भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, केवल समीक्षा करने का अधिकार जो है वो केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने उस आदेश में ये भी कहा कि जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास भी किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, जितना भी अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा। और केंद्र में कौन बैठेगा उस समय, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके अलावा उन्होंने जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों की जो शक्तियां थी वो उन्होंने कमजोर कर दी। अच्छा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय जुडिशरी काउंसिल की स्थापना करने को क्यों कहा? उनका ऐसा मानना था कि यदि जुडिशरी काउंसिल बन जाएगी तो उस काउंसिल के तहत देश का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट और बाकी स्टेट के जो हाई कोर्ट है वो उस काउंसिल के अंतर्गत आएंगे। उस काउंसिल पे सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार जो कहेगी वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या हमारी न्याय व्यवस्था में होगा। आज तक ऐसा होता आया है कि राजनीतिक रूप से जो न्यायपालिका है हमारी वो अलग होती है, उस पर किसी भी राजनीतिक दबाव का कोई असर नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे भी अपनी मुट्ठी में करना चाहा। और उन्होंने ये भी सोचा कि जब विपक्षी पार्टियां जब किसी मुद्दे को लेकर के अदालतों के चक्कर काटेंगी तो अदालतों में कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सरकार के अधीन है और सरकार में सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसलिए विपक्ष को सही न्याय देना है कि नहीं देना है इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही करेंगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को उलट पुलट किया, क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? राहुल गांधी जिस संविधान की कॉपी को लिए हाथ में घूमते हैं, संसद से लेकर के बाहर देश के कोने कोने में उस कॉपी को हर रैलियों में दिखाते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया और क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि आज देश के एक एक व्यक्ति को इस बात की सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके पीछे की मंशा क्या थी। कांग्रेस की मंशा शुरू से सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर बने रहने की थी, जिसका जीता जागता प्रमाण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा करके दिया। सोचिए, यदि सच में ये सारी बातें
यदि उस समय हो जाती, या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी कुटिल नीति पर कामयाब हो जाती, या अपने इन नापाक मंसूबों पर यदि वो कामयाब हो जाती, तो आज भारत की स्थिति फ्रांस और चीन जैसी होती। क्योंकि चीन में आज भी एक पार्टी का राज है और फ्रांस में भी जो है वो केवल एक पार्टी का राज है और वहां पे सर्वे सर्वा केवल राष्ट्रपति होता है। तो हमारे भारत देश में भी सेम सिस्टम लागू होता। हमारे भारत देश में भी केवल राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता और राष्ट्रपति कौन होता? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो बैठ करके आजीवन देश की सत्ता अपने हाथ में लेती, अपनी मुट्ठी में लेती और आजीवन देश की मुखिया बनकर के वो रहती। जिस समय 1977 में चुनाव की घोषणा की गई, उस समय चूंकि देश प्रेम लोगों के अंदर इतना भरा हुआ था और सब लोग इमरजेंसी से इतने परेशान थे कि उस समय जब रैलियां हुआ करती थी, उस रैलियों में जो उत्साह था लोगों का वो देखते बनता था। उस समय के जो दुष्यंत कुमार जो कवि थे, उन्होंने लिखा कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये नारा हम आज भी कई बार सुनते हैं। जब भी हमारे यहाँ आज चुनाव होते हैं तो इन नारों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम जरूर देखते हैं। इसके अलावा उस समय भी जो नारा जो काफी बुलंद हुआ था वो था, तानाशाही तेरे तीन दलाल, तानाशाही तेरे तीन दयाल, शुक्ला मेहता बंसीलाल। हालांकि 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारी, उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हारे और भारत में जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। और उस समय की जो खुशी थी वो यदि आप नेट में सर्च करेंगे या वीडियोस में देखेंगे तो आप देखेंगे। आज तो हम खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, डीजे लगाते हैं, लेकिन उस समय की जो खुशी थी वो वाकई में देशवासियों के चेहरे की देखते बनती थी। 21 मार्च 1977 को देश में आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की और जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने सबसे पहले उस संविधान संशोधन को, उस फैसले को रद्द किया जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को जिसमें सीमित कर दिया गया था। आज हमारे भारत देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 50 से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अनगिनत लोग ऐसे हैं और ऐसी पार्टियां हैं जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करती हैं, दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहती हैं। कुछ विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर के टुकड़े करने के लिए कहते हैं। कुछ विपक्षी नेताओं के मन में ऐसा भरा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते हैं। क्या ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी इंदिरा गांधी के समय 1975 में थी क्या? तब क्या संविधान खतरे में नहीं था? आज आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को आप गालियां देते हैं और आपको लगता है कि आज देश का संविधान खतरे में है। आपातकाल भारतीय संविधान के इतिहास का वो अध्याय है जो हमें चेतावनी देता है कि यदि सत्ता संविधान से ऊपर हो जाए या सत्ता निरंकुश हो जाए तो कैसे नागरिकों के अधिकार और संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। और इसका जीता जागता प्रमाण था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता पर बने रहने के लिए इमरजेंसी को भारत देश में जनता के ऊपर थोपना, क्योंकि वो सिर्फ देश में इमरजेंसी लागू करके देश की मुखिया बनना चाहती थी। उन्होंने इमरजेंसी कोई देश हित में नहीं लगाई थी, उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज हमें गर्व है ऐसे भारत देश में और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए कि आज हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जो अपने स्वार्थ के लिए देश में इमरजेंसी नहीं लगाता है, जो अपने स्वार्थ के लिए देश के संविधान को उलट पुलट नहीं करता है। आज भारत देश का प्रधानमंत्री भारत को विश्व के पटल पर चमका रहा है।